भारत और चीन के संबंधों को लेकर चर्चाएं हमेशा आम होती रहती हैं। क्या आप जानते हैं, आज ही वो दिन है जब 1962 में चीन ने भारत पर हमला किया था और भारत को एक ऐसे युद्ध का सामना करना पड़ा जिसमें भारत ने मुंह की खाई। यह पहला युद्ध था जहां भारत को इतनी बड़ी क्षति हुई थी और शर्मिंदगी भी झेलनी पड़ी थी। आज के दिन इस मुद्दे पर चर्चा बहुत आवश्यक है कि क्या चीन और भारत के संबंधों में जो कड़वाहट आई, जहां भारत चीन से दबता हुआ दिखाई दिया, इस पूरे विवाद के लिए, इस पूरे भारत और चीन के सीमा विवाद के लिए पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जिम्मेदार हैं? क्या पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर विवाद के लिए पंडित नेहरू जिम्मेदार हैं? क्या नेहरू जी के शासनकाल में उनकी कुछ एक सोच और विचारों की वजह से भारत की विदेश नीति प्रभावित हुई? ये तमाम सवाल आज इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि संयुक्त राष्ट्र में चीन ने आतंकी शाहिद महमूद पर वीटो लगाकर उसे ग्लोबल टेररिस्ट बनाने की भारत की मुहिम को धता बता दिया। क्योंकि देश का एक तबका यह मानता है आज कि पूर्व प्रधानमंत्री पंडित नेहरू की नीतियों की वजह से ही संयुक्त राष्ट्र में भारत ने अपने परमानेंट सीट को हमेशा के लिए खो दिया और तोहफे में उसे उठाकर चीन को दे दिया। तो आइए इन तमाम विचारों के बारे में आज विस्तृत चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं परमानेंट सीट की यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में, जो भारत को मिलने वाली थी, लेकिन भारत ने स्वीकार नहीं किया, उसे चीन के पास पहुंचा दिया। 1955 में सोवियत संघ भारत को सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनाना चाहता था। जी हां, भारत और सोवियत संघ की दोस्ती बहुत पुरानी है। सोवियत संघ के प्रधानमंत्री निकोलाई बुगलानिन ने चाहते थे कि संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य भारत बने, क्योंकि आबादी के आधार पर भारत एक बहुत बड़ा देश था और भारत को छठे सदस्य के तौर पर संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में शामिल करने पर विचार बन रहा था। लेकिन उस वक्त पंडित नेहरू चीन के शासन से इतने मुतमईन थे, इतने प्रभावित थे और उन्हें ऐसा लगता था कि हिंदू चीनी भाई भाई, हिंद चीनी भाई भाई, कि उन्होंने सोवियत संघ के इस प्रस्ताव को बहुत ही विनम्रता से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि बुगलानिन शायद जानते हैं कि अमेरिका में कुछ लोग सुझाव दे रहे हैं कि सुरक्षा परिषद में चीन की सीट भारत को दे दी चाहिए। यह तो हमारे और चीन के बीच खटपट कराने वाली बात है। मैं कोट कर रहा हूं पंडित नेहरू, हमारी राय है कि ऐसा तब तक नहीं किया जाना चाहिए जब तक पहले चीन और दूसरे देशों की सदस्यता का सवाल हल नहीं हो जाता। मैं समझता हूं कि हमें पहले चीन की सदस्यता पर ध्यान देना चाहिए। अब यहीं पर रुक जाइए, आप यहीं पर रुक जाइए। क्या पंडित नेहरू ने उस वक्त इस विचार के साथ भारत के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया? आज 1955 के इस विचार पर हम एक बार फिर चर्चा करने को प्रेरित हैं, और वह इसलिए क्योंकि संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी सदस्यों में से एक चीन बार बार भारत की कोशिशों को धता बता रहा है। वो पाकिस्तान के समर्थन में खड़ा हो जाता है। पाकिस्तान में जो आतंकी रहते हैं, उन आतंकियों को बचाने के लिए ढाल बनकर चीन खड़ा होता है। और भारत चूंकि सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है, इसलिए पाकिस्तान के खिलाफ ठोस कार्रवाई नहीं कर पा रहा। यहीं पर विचार आता है कि अगर चीन कोई पैरोकारी करने के बजाय 1955 में पंडित नेहरू ने सोवियत संघ के प्रस्ताव को मानते हुए भारत की पैरोकारी को स्वीकार करते हुए आगे बढ़कर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अपनी सीट सुरक्षित की होती, तो क्या आज चीन हमारे साथ यह सब कुछ कर पाता जो वो कर रहा है? क्या चीन सीमा विवाद को इतने बड़े पैमाने पर पूरी दुनिया भर की नसीहतों को दरकिनार करके भारत के साथ बरकरार रख सकता था? यह सवाल आज मैं नहीं उठा रहा, यह सवाल
देश के कई कोनों से उठते चले आ रहे हैं। इसी मुद्दे पर मैं आपको दिखाना चाहता हूं दिवंगत नेता सुषमा स्वराज की एक कथनी जो उन्होंने संसद में दी। उनका यह बयान कांग्रेस को न सिर्फ घेरता था बल्कि कांग्रेस के कई नेताओं के पसीने छुड़ाता था। भी देखा है, लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। दोस्त गमख्वारी में मेरी सही फरमाएंगे क्या? जख्म के भरने तलक नाखून न बढ़ जाएंगे क्या? है अब मामूरे में कहते गमे उल्फत की असद। हमने ये माना कि दिल्ली में रहेंगे, खाएंगे क्या? दिवंगत नेता सुषमा स्वराज ने पंडित नेहरू की नीतियों पर कई सवाल खड़े किए थे। वो सवाल आज भी बहुत मौजूद है, बहुत रेलेवेंट है। संयुक्त राष्ट्र में सुरक्षा परिषद में अगर आज हमारी खुद की स्थायी सदस्यता होती तो क्या पाकिस्तान के बचाव में चीन खड़ा होता? सीमा विवाद जिसे लेकर लद्दाख में हम जूझ रहे हैं, 55,000 भारतीय सैनिक आज लद्दाख की कड़कड़ाती हुई ठंड में रहने को मजबूर है बीते 2 साल से। क्या उन्हें ऐसा करने की आवश्यकता पड़ती? ये तमाम बातें हैं जिस पर विचार होना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र में सीट के मसला हो, चीन और पाकिस्तान के साथ सीमा विवाद का मसला हो, इन तमाम मसलों पर भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार नेहरू के प्रति आक्रामक रहे हैं, क्योंकि पंडित नेहरू चीन पर आंख मूंद कर भरोसा करते थे और उनकी पूरे कार्यकाल की सबसे बड़ी कमजोरी उनका चीन प्रेम रहा, जिसे उन्होंने 1964 में स्वीकार किया, अपनी मृत्यु से ठीक पहले। 1962 के युद्ध ने पंडित नेहरू को तार तार कर दिया था। सबसे पहले हम आपको यह बताना चाहते हैं कि यह बात कहां से शुरू हुई। उस वक्त पंडित नेहरू के कार्यकाल में गृह मंत्री थे सरदार पटेल। सरदार पटेल ने कहा था पंडित नेहरू से कि चीन पहले से ज्यादा मजबूत हो गया है, हमें चीन से सावधान रहने की आवश्यकता है। इसके जवाब में पंडित नेहरू ने पटेल को पत्र लिखते हुए कहा कि चीन पहले से ज्यादा मजबूत हो गया है, उससे सावधान रहने की जरूरत है। तिब्बत के साथ चीन ने जो किया वो गलत था, लेकिन हमें डरने की क्या जरूरत है? देखिए आप, हमें डरने की क्या जरूरत है? आखिर हिमालय पर्वत स्वयं हमारी रक्षा कर रहा है। चीन कहां से हिमालय की वादियों में भटकने के लिए आएगा? पंडित नेहरू का यह बयान, पंडित नेहरू का ये आकलन वक्त ने कितना गलत साबित किया है, इसके गवाह हम सब हैं। और दरअसल उनके आकलन को चीन नहीं, 1962 में सबसे पहले गलत साबित किया था। पंडित नेहरू का चीन प्रेम उस वक्त के कांग्रेस नेताओं को भी नागवारा गुजर रहा था। कई कांग्रेस के नेताओं ने इसका विरोध किया। 1962 के युद्ध को लेकर संसद में जब बड़ी बहस हो रही थी, तब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संसद में यह बयान दिया कि अक्साई चीन में तिनके के बराबर भी घास नहीं उगती है। जो बंजर इलाका है, ऐसे इलाके को हम अपने पास रख भी लें तो क्या फर्क पड़ता है? उस वक्त भरी संसद में देहरादून के सांसद महावीर त्यागी ने अपने गंजे सिर पर हाथ रखकर पंडित नेहरू को दिखाते हुए कहा, यहां भी कुछ नहीं उगता, तो क्या मैं इसे कटवा दूं या इसे किसी और को दे दूं? इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? इसमें तो सोचने वाली बात है। जमीन देश की अस्मिता है। क्या देश की अस्मिता के साथ खिलवाड़ करने का अधिकार किसी को होना चाहिए? आप इसे पोस्ट ट्रूथ कह सकते हैं। आजकल ये कॉन्सेप्ट बहुत चर्चित है, पोस्ट ट्रूथ, यानी कि जो हो चुका है अतीत में, उसे आज के संदर्भ में एक नए परिप्रेक्ष्य में देखने की कोशिश। लेकिन क्या इसी को इतिहास नहीं कहते हैं? जब आप इतिहास के पन्नों में की गई गलतियों या फिर उस समय के गलत आकलन पर विचार करें। पंडित नेहरू चीन के मामले में अपनी गलतियों से सीखने के बजाय एक के बाद एक गलतियां करते चले गए, और ऐसे मौके पर सरदार पटेल की बातों को भी उन्होंने कई बार अनसुना किया। 1954 में अधिकृत रूप से तिब्बत को चीन का हिस्सा माना गया।
इसका विरोध पंडित नेहरू को झेलना पड़ा था, लेकिन उन्होंने इस बात को माना नहीं। और आज भी चूंकि हम मानते हैं कि तिब्बत चीन का हिस्सा है, इसलिए आज हम बहुत ही डिसएडवांटेजेस पोजीशन में हैं। इसके बाद पंडित नेहरू ने पंचशील समझौते पर हस्ताक्षर कर दिया। 1956 में चीन ने अक्साई चीन के जरिए सड़कों का एक पूरा जाल शुरू कर दिया। उस वक्त पंडित नेहरू ने चुप्पी साधना बेहतर मांगा। उन्हें लगा कि चीन के साथ दुश्मनी करने का मौका नहीं। 1958 में चीन ने अपने नक्शे में अक्साई चीन के सड़क वाले तमाम हिस्से को अपना बता दिया। उस वक्त भी भारत चुप रहा। सारे देश में चीन के प्रधानमंत्री चाउ एन लाई का विरोध चल रहा था। इसके बावजूद 1960 में चीन के प्रधानमंत्री चाउ एन लाई का बड़ी गर्मजोशी के साथ दिल्ली में स्वागत किया गया। उस वक्त पंडित नेहरू ने कहा था, हिंदी चीनी भाई भाई, यह नारा दिया गया था। 1960 में हिंदी चीनी भाई भाई, 1962 में चीन का खंजर भारत के पीठ पर। अब जरा सोचिए, जब चीन भारत की यात्रा पर आया हुआ था, चीन के प्रधानमंत्री आए हुए थे, उस वक्त चीन जंग की तैयारियां कर रहा था। कृष्ण मेनन की गलतफहमियों की वजह से जो उस वक्त विदेश मंत्री थे, एक जिद रखी गई और उनकी जिद पर पंडित नेहरू हमेशा उनके सामने झुकते रहे। और यही वक्त था जब 1962 में चीन ने भारत पर हमला किया और अक्साई चीन पर अपना झंडा गाड़ दिया। वो दिन है और आज का दिन है। चीन न सिर्फ अक्साई चीन पर बल्कि लद्दाख के कई क्षेत्रों पर अपना आधिपत्य मानता है, उत्तर प्रदेश के कई क्षेत्रों पर अपना आधिपत्य बताता है, उत्तराखंड के कई क्षेत्रों पर अपना आधिपत्य बताता है और उत्तर पूर्वी राज्यों पर तो पूरा आधिपत्य बताने के साथ साथ अरुणाचल प्रदेश को अपना मांगता है। अरुणाचल प्रदेश से अगर कोई व्यक्ति चीन के लिए वीजा मांगने जाता है तो चीन उसे वीजा नहीं देता, बल्कि एक पेपर पर सिर्फ लिखकर दे देता है, यू आर अलाउड इन चाइना, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश के नागरिकों को वो चीनी नागरिक मानता है। आप जरा सोचिए, किसके ऊपर जिम्मेदारी डाली जाए? चीन विवाद ही नहीं, अगर पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के विवाद की बात करें तो यहां पर भी पंडित नेहरू की कुछ एक गलत फैसलों की वजह से, या यूं कहें कि आकलन की वजह से, बहुत सारी बहस आज भी चल रही है। पिछले दिनों कानून मंत्री किरेन रिजिजू और कांग्रेस के नेता जयराम रमेश भी इस मुद्दे पर जबरदस्त तरीके से भिड़े। ट्विटर पर तो ऐसा लग रहा था जैसे कि कश्मीर का युद्ध एक बार फिर से खेला जा रहा है। जयराम रमेश ने ट्वीट किया, महाराजा हरि सिंह ने विलय करने में आनाकानी की, उनके आजादी के सपने थे, लेकिन जब पाकिस्तान ने आक्रमण किया तो महाराजा हरि सिंह ने भारत में शामिल होने का फैसला लिया। इसके बाद जयराम ने एक और ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि शेख अब्दुल्ला ने नेहरू के साथ अपनी मित्रता और गांधी के प्रति सम्मान के कारण भारत में विलय का समर्थन किया। उन्होंने लिखा कि 13 सितंबर 1947 तक जब जूनागढ़ के नवाब पाकिस्तान में शामिल हो गए, तब तक सरदार पटेल जम्मू कश्मीर के पाकिस्तान में शामिल होने को लेकर परेशान नहीं थे। जयराम रमेश के इन ट्वीट्स पर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने खंडन करते हुए कई ट्वीट्स किए। किरेन रिजिजू का पहला ट्वीट आपके सामने है। यह ऐतिहासिक झूठ है कि महाराजा हरि सिंह ने कश्मीर के भारत में विलय के प्रस्ताव को टाल दिया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू की संदिग्ध भूमिका को छिपाने के लिए लंबे समय तक यह झूठ का प्रपंच चला है। जयराम रमेश के झूठ का पर्दाफाश करने के लिए मैं खुद नेहरू को उद्धृत करता हूं। उसके बाद किरेन रिजिजू ने ट्वीट किया और लिखा, 24 जुलाई 1952 में, माफ कीजिएगा 52, 24 जुलाई 1952 को शेख अब्दुल्ला के साथ समझौते के बाद पंडित नेहरू ने लोकसभा में यह बात कही थी। आजादी से एक महीने पहले पहली बार महाराजा हरि सिंह ने भारत में विलय के लिए नेहरू से संपर्क किया था। वो नेहरू थे जिन्होंने महाराजा को फटकार दिया था। इसके बाद रिजिजू ने एक और ट्वीट लिखा। उन्होंने कहा, यहां पंडित नेहरू के अपने शब्दों में कहा गया है कि ये महाराजा हरि सिंह नहीं थे जिन्होंने कश्मीर के भारत में विलय में देरी की थी।
बल्कि स्वयं नेहरू थे। महाराजा हरि सिंह ने अन्य सभी रियासतों की तरह जुलाई 1947 में ही संपर्क साधा था। अन्य राज्यों के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया, लेकिन कश्मीर को भारत में शामिल करने के प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया। जयराम रमेश को रीट्वीट करते हुए किरण रिजिजू ने फिर लिखा कि पंडित नेहरू ने न केवल जुलाई 1947 में महाराजा हरि सिंह के विलय के अनुरोध को अस्वीकार किया, बल्कि नेहरू ने अक्टूबर 1947 में भी कश्मीर के विलय के मसले पर टाल मटोल किया। यह तब हुआ जब पाकिस्तानी आक्रमणकारी श्रीनगर से सिर्फ 1 किलोमीटर के दायरे पर खड़े थे। यह भी पंडित नेहरू के अपने शब्द हैं। यानी कि यह मामला उलझा हुआ रहा और इस पर कई तरह के विचार रहे। आज जब इन तमाम विचारों पर चर्चा हो रही है, खास करके तब जबकि हम एक युद्ध के परिदृश्य को देखते हैं, उसकी विभीषिका को हम जानते हैं, तो इस पर विचार हो रहा है। आजादी के बाद 565 राज्यों को भारत में विलय कराने का जिम्मा सरदार पटेल ने अपने पास रखा था, लेकिन कश्मीर का मामला सरदार पटेल के हाथों से लेकर पंडित नेहरू ने अपने हाथ में ले लिया था। ऐसा माना जाता है कि कश्मीर का मसला बहुत उलझा हुआ था और चूंकि कश्मीर को बहुत नजदीकी से खुद पंडित नेहरू जानते थे, उनका परिवार कश्मीर का रहने वाला था, इसलिए उन्होंने कश्मीर को अपने हाथ में लिया। और ऐसा माना जाता है कि उनके द्वारा 3 बड़ी गलतियां हुई। पहली बड़ी बात जिस पर विचार किया जा रहा है वो ये है कि कश्मीर के मामले को संयुक्त राष्ट्र में ले जाना पंडित नेहरू की एक बहुत बड़ी गलती थी। 1948 में भारत और पाकिस्तान के जंग के बीच अचानक सीज फायर का ऐलान कर देना उनकी दूसरी बड़ी गलती मानी जाती है। और इसके साथ साथ कश्मीर में धारा 370 के तहत उसे एक विशेष राज्य का दर्जा देना, यह भी पंडित नेहरू की गलतियों में शुमार किया जाता है। जानकार मानते हैं कि पंडित नेहरू और शेख अब्दुल्ला एक दूसरे के बहुत करीबी थे, एक दूसरे का आदर करते थे, जिसकी वजह से पंडित नेहरू के विचार कश्मीर के मुद्दे पर शेख अब्दुल्ला से काफी मिलते जुलते थे। जब महाराजा हरि सिंह ने शेख अब्दुल्ला पर राजद्रोह का मुकदमा चलवाया था, तब बतौर वकील पंडित नेहरू उनकी तरफ से लड़ने के लिए कश्मीर पहुंचे थे। ऐसा माना जाता है कि शेख अब्दुल्ला के साथ उनकी दोस्ती बहुत पुरानी रही। शेख अब्दुल्ला को जेल से रिहा कराने में उनकी अहम भूमिका रही और कई बार महाराजा हरि सिंह से पंडित नेहरू भिड़े भी। ये तमाम ऐसे मसले हैं जो आज हम पोस्ट ट्रूथ के तौर पर आपके सामने रख जरूर रहे हैं, लेकिन यह बताता है कि पंडित नेहरू के फैसलों पर आज देश का एक बड़ा तबका कई सवाल खड़े कर रहा है, खास करके तब जब आप 1962 के युद्ध को याद करें।